नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, आज हम एक नई सीरीज़ के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें सुपर 100 क्वेश्चन स्थापत्य कला से उठाई गई हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके स्थापत्य के स्टार्टिंग के पोर्शन से हैं। सिंधु घाटी के बाद जो मौर्य काल या शुंग काल है आपका, वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। फिर इनके बाद 100 ही क्वेश्चन हम प्रमुख मंदिरों से लेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, 100 नंबर की 2 सीरीज है आपकी स्थापत्य कला से। इन सभी क्वेश्चनों में मैं सभी उन क्वेश्चनों को शामिल करूंगा जो बार बार रिपीट होते हैं और आने की संभावना है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और रिवाइज करते रहें। साथियों, चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, अशोक स्तंभ किससे बने हैं? अशोक स्तंभ किससे बने हैं? ऑप्शन ए चुनार सैंडस्टोन, ऑप्शन बी ब्लैक क्लोराइड, ऑप्शन सी रेड सैंडस्टोन और ऑप्शन डी ग्रेनाइट स्टोन। तो साथियों, उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका चुनार सैंडस्टोन। चुनार सैंडस्टोन से अशोक के सभी स्तंभ बनाए गए हैं। साथियों, 2 चीज़ें अशोक के काल में बनी हैं, एक तो स्तंभ और दूसरे स्तूप। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, जब स्तंभ पूछे जाए तब वे स्तूप लगा देते हैं, स्तूप पूछे जाए तब स्तंभ लगा देते हैं, लेकिन दोनों चीज़ अलग है। स्तंभ तो है 30, लगभग 30 स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था, जिनमें से 15 शेष हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं 15, लेकिन लगभग 30 का निर्माण करवाया था। लेकिन अगर बात की जाए स्तूप की, अशोक ने जो स्तूप है ये 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। स्तंभ 30 थे, जिसमें से 15 सुरक्षित प्राप्त हुए हैं या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन बात की जाए स्तूप की, तो स्तूप 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था। दोनों ही पॉइंट आपके बार बार रिपीट होते हैं, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वैशाली के सिंह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? वैशाली के सिंह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 35 फीट, ऑप्शन बी 27 फीट, ऑप्शन सी 37 फीट, ऑप्शन डी 40 फीट। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 27 फीट। जो वैशाली का सिंह स्तंभ है, इसकी जो ऊंचाई है वो 27 फीट है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, चवरधारणी की लंबाई क्या है? चवरधारणी की लंबाई क्या है? ये जो चवरधारणी है आपकी, ये मौर्यकालीन है और इसे यक्षी भी कहा जाता है। यक्षी, आपने पढ़ा होगा मौर्यकाल में यक्ष और यक्षी प्राप्त हुए हैं, जिनसे क्वेश्चन इस प्रकार से निकलता है कि यक्षी या चवरधारणी का संबंध किस काल से है? तो मौर्य काल से है आपके यक्ष और यक्षिणी। ठीक है, और इनकी माप पूछी जाती है। जो आपके यक्ष है, यक्ष की माप है 9.25 फीट, पौने 9 फीट। ठीक है, 9.25 फीट है। लेकिन बात की जाए यक्षी की, जो आपकी जिसे हम चवरधारणी भी कहते हैं और यक्षी भी कहते हैं, इस यक्षी की जो माप है वो है 5.5 फीट। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इसमें बी 5.5 फीट। चवरधारणी या यक्षी की जो माप है 5.5 फीट है और ये दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि चवरधारणी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो दीदारगंज से प्राप्त हुई थी आपकी चवरधारणी, और 5.5 फीट इसकी माप है। और इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और निकलता है साथियों आपका, कि जो आपकी जो यक्षी है, एक विद्वान ने यक्षी को
भारत की मोनालिसा कहाँ है? जो आपकी चवरधानी है, चवरधानी यक्षी, इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसने यक्षी को भारत की मोनालिसा कहा है? तो जो विद्वान है, उन विद्वान का नाम है डॉक्टर लक्ष्मण डॉक्टर लक्ष्मण सिहारे। आप याद रखेंगे, डॉक्टर लक्ष्मण सिहारे ने चवरधारणी को या यक्षी को भारत की मोनालिसा कहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गोल चौकी के चारों ओर, गोल चौकी के चारों ओर 12 हंसों की पंक्ति को उकेरा गया है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गोल चौकी के चारों ओर 12 हंसों की पंक्ति को उकेरा गया है, किस स्तंभ की चौकी के चारों ओर? ऑप्शन ए है आपका रामपुरवा स्तंभ के चारों ओर, ऑप्शन बी है आपका संकीसा स्तंभ के चारों ओर, ऑप्शन सी है आपका लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के चारों ओर, और ऑप्शन डी है आपका वैशाली स्तंभ के चारों ओर। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका लौरिया नंदन। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के चारों ओर या गोल चौकी के चारों ओर 12 अंशों की पंक्ति को उकेरा गया है। आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दीदारगंज यक्षी मूर्ति बनी है। दीदारगंज यक्षी मूर्ति बनी है। ऑप्शन ए चमकदार सोप स्टोन से, ऑप्शन बी चमकदार ग्रेनाइट से, ऑप्शन सी चमकदार बलुआ पत्थर, और ऑप्शन डी है आपका चमकदार संगमरमर। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी चमकदार बलुआ पत्थर। सी ऑप्शन राइट होगा। जो आपकी दीदारगंज यक्षी है, दीदारगंज यक्षी की मूर्ति बनी है चमकदार बलुआ पत्थर से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और बड़ी सूझबूझ के साथ उठाए हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, छोटे स्तूप को क्या कहा जाता है? साथियों, जो आपके स्तूप है, एक बार स्तूप क्या होते हैं इनकी विषय में हम डिटेल से जान लेते हैं। स्तूप क्या है? बड़ी सरलता के साथ हर एक टॉपिक को इतना तोड़ कर लिखा है कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाए। स्तूप देख लेते हैं क्या होते हैं स्तूप। एक तो आपके जो स्तंभ थे, पीछे गया है स्तंभ, ये जो स्तंभ थे, अशोक ने जिस भी राज्य पर युद्ध किया और युद्ध पर विजय प्राप्त की, तो अपनी विजय की खुशी में उसने जगह जगह अपने स्तंभों के निर्माण कराए हैं। ठीक है, वे तो उनकी विजय के स्मारक हो गए एक प्रकार से, जिस पर उन्होंने ब्राह्मी लिपि से अपने लेख खुदवाए हैं और अपने उपदेश लिखे हैं। आदत है कि अशोक के जो स्तंभ बने हैं उन पर कौन सी लिपि से लेख लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। वैसे तो 4 प्रकार की लिपि लिखी गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इन स्तूपों के ऊपर लेख लिखे गए हैं, जिसे 1837 में, ये जो लेख लिखे गए हैं 1837 में डॉक्टर जेम्स प्रिंसेस नाम है उनका, डॉक्टर जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ने का प्रयास किया था 1837 में। ठीक है, जो स्तंभ है ये विजय के स्मारक हैं इनके, जिनके ऊपर इन्होंने उपदेश लिखा है अपने। लेकिन स्तूप क्या होते हैं एक बार इसे जान लेते हैं डिटेल से। पहला पॉइंट है आपका साथियों इसमें कि
स्तूप का अर्थ क्या होता है? तो स्तूप का अर्थ होता है मिट्टी का थुआ या मिट्टी का ढेर। मिट्टी का ढेर स्तूप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्तूप क्या है? स्तूप समाधि होती है आपकी। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, भगवान बुद्ध की अस्थियाँ या उनका जो सामान है वो यहाँ रख देते थे और स्तूप को समाधि कहते हैं, और ये होता है मिट्टी का ढेर ठुआ। तीसरा पॉइंट है आपका इसमें, स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसमें आपका राइट जवाब है दोस्तों ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप का उल्लेख किया गया है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, स्तूप किसका प्रतीक होता है? स्तूप किसका प्रतीक होता है? तो एक तो समाधि भी आ जाता है कि स्तूप समाधि का प्रतीक है, या इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, बुद्ध ने जब मृत्यु प्राप्त की थी तो उस मृत्यु प्राप्त करने को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब उन्होंने घर को त्यागा था उसे महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, जब उन्होंने उपदेश दिया था अपना उसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, आप याद रखेंगे कि महापरिनिर्वाण जब भगवान ने मृत्यु प्राप्त की थी या मृत्यु हो गई थी उनकी, तो उसे हमने महापरिनिर्वाण कहा था। ग्रह त्याग को महाअभिनिष्क्रमण कहा था, और जब उन्होंने उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा था, और जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी तो उसे संबोधि कहा गया है। आप याद रखेंगे और रिपीट अपने पास लिख लेंगे। नेक्स्ट जो उसमें पॉइंट है आपका, वो है आपका स्तूप का प्रचलन कब से हुआ है? स्तूप का प्रचलन कब से हुआ है? तो उसमें आपका राइट है अशोक के काल से हुआ है स्तूप का प्रचलन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य को दूसरा नाम है। वास्तुकला की दृष्टि से चैत्य का दूसरा नाम है स्तूप। ठीक है, तो वास्तुकला की दृष्टि से जो चैत्य है, चैत्य होता है आपका जो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इनके जो बौद्ध धर्म है, इनके जो क्या बोलते हैं कि जो इनका संप्रदाय है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। हीनयान और महायान। तो जो महायान धर्म के जो अनुयायी थे वो पूजा पाठ के लिए जो स्थल बनाते थे उन्हें चैत्य कहा गया है, और जहाँ रहकर वो आराम करते थे उसे संघाराम कहा गया है। ठीक है, तो चैत्य पूजा स्थल होता है, और जहाँ आराम करते थे, आराम करने के स्थल को संघाराम कहा गया है। और जो स्तूप है, स्तूप जो प्रतीक है वो चैत्य का प्रतीक माना जाता है। मतलब कि पूजा स्थल कह सकते हैं आप, पूजा स्थल मानते हैं स्तूप को स्थापत्य की दृष्टि से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में लिखा है कि अशोक के कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? मतलब कि अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? अशोक ने है कि नहीं ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साथियों, स्तूप के कितने प्रकार होते हैं? तो साथियों स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शारीरिक स्तूप, नंबर 2 परिभोगिक स्तूप, नंबर 3 उद्देशिका स्तूप, और नंबर 4 पूजार्थक स्तूप। तो आपके 4 प्रकार के स्तूप होते हैं, लेकिन इनकी बनावट की दृष्टि से स्तूप 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका अल्पशाख्य, और एक होता है महाशाख्य। ठीक है, अल्पशाख्य और महाशाख्य, इनकी बनावट की दृष्टि से 2 प्रकार का होता है, अल्पशाख्य और महाशाख्य। लेकिन स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? स्तूप आपके 4 प्रकार के होते हैं जो आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्तूप के कितने अंग होते हैं? तो उसमें आपका राइट होगा 8। स्तूप के 8 अंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्तूपों का आकार कैसा होता है? स्तूप कैसे आकार के होते हैं? तो ये आपका अर्धचंद्राकार होता है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट होता है,
स्तूप के कितने प्रकार है ये भी होता है। स्तूप किसका प्रतीक है ये भी आपका रिपीट होता है। और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसके काल में बने हैं, अशोक के काल में बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये भी आपका जो पॉइंट है रिपीट हुआ है, स्तूप के माथे पर किसकी छतरी बनाई जाती है। स्तूप के माथे पर किसकी छतरी बनाई जाती है, तो उसमें आपका राइट जवाब है लकड़ी की बनाई जाती है। प्रमुख 4 स्तूप जो बार बार आपके रिपीट होते हैं, एक बार उन्हें देख लें आप। नंबर 1 आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो आपका मध्य प्रदेश में है, सतना जिले में। नेक्स्ट आपका भरूच स्तूप, ये भी आपका मध्य प्रदेश सतना जिले में है ये भी। और नंबर 3 पे आपका अमरावती स्तूप, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नंबर 4 आपका नागरकोंडा स्तूप, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये 4 स्तूप है आपके साथियों जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। वैसे तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है, लेकिन ये 4 ही आपके बार बार रिपीट होते हैं और यही आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इनके विषय में आगे को जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप पढ़ेंगे। चलते हैं साथियों अपने प्रश्नों की ओर। ये स्तूप के विषय में थोड़ी चर्चा की है ताकि आप अच्छे से जान जाए कि स्तूप और स्तंभ में क्या अंतर है। क्वेश्चन हमारे 5 कंप्लीट हो गए थे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यह आ गया कि छोटे स्तूप को, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि छोटे स्तूप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका महेशाख्य, बी ऑप्शन है आपका विशाल साख्य, सी ऑप्शन है आपका अल्पसाख्य और डी ऑप्शन है आपका छोटा स्तूप। तो साथियों उसमें आपका राइट जवाब होगा अल्पसाख्य। पीछे मैंने आपको बताया है कि स्तूप बनावट की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं। छोटे स्तूप को हम अल्पसाख्य कहते हैं और बड़े स्तूप को हम महासाख्य कहते हैं, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लिखा है कि यज्ञ की वेदी के चारों ओर लकड़ी के जंगले को कहते हैं। यज्ञ की वेदी के चारों ओर लकड़ी के जंगले को कहते हैं। ऑप्शन ए महावेदी, ऑप्शन बी छत्रावली, ऑप्शन सी तोरण द्वार, ऑप्शन सी वेदिका। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका वेदिका। यज्ञ की वेदी के चारों ओर की लकड़ी को हम या जंगले को हम वेदिका कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों आपका, कहाँ के शिल्प से नारी आकृति की त्रिभंग मुद्रा का प्रारंभ हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ के शिल्प से नारी आकृति की त्रिभंग मुद्रा का प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए है सांची स्तूप से, ऑप्शन बी है आपका भरूच स्तूप से, ऑप्शन सी है आपका अमरावती स्तूप से और ऑप्शन डी है आपका नागार्जुनकोंडा स्तूप से। साथियों आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी कर लिया जा सकता है कि कौन से स्तूप से नारी की त्रिभंग मुद्रा प्राप्त हुई है। तो उसमें आपका जो राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भरूच स्तूप से नारी की त्रिभंग मुद्रा का प्रारंभ हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वेदिका और स्तूप के बीच का भाग किस रूप में प्रयुक्त होता है। वेदिका और स्तूप के बीच का भाग किस रूप में प्रयुक्त होता है, या वेदिका और स्तूप के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका प्रदक्षिणा पथ, ऑप्शन बी है आपका हर्मिका, ऑप्शन सी है आपका महावेदी और ऑप्शन डी है आपका अंडभाग। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वेदिका और स्तूप के बीच का भाग प्रदक्षिणा पथ कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका साथियों, भरूच के स्तूप का व्यास कितना है। व्यास होता है वो कितने क्षेत्र में फैला है,
ठीक है। भरूच के स्तूप का व्यास कितना है? ऑप्शन ए 78 फीट, ऑप्शन बी 68 फीट, ऑप्शन सी 58 फीट और ऑप्शन डी 48 फीट। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 68 फीट। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। भरूच स्तूप का जो व्यास है वो 68 फीट में फैला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अमरावती की खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अमरावती की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है आपका कनिंघम, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर टेलर, ऑप्शन सी है आपका कर्नल मैकेंजी और ऑप्शन डी है आपका लॉन्गहर्स्ट। तो साथियों जो आपकी अमरावती स्तूप है इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। इम्पोर्टेंट है ऑप्शन सी। जितने भी आपके ये 4-5 स्तूप है इनकी खोज किसने की थी, ये इनका प्राचीन नाम क्या है, या ये किस स्थान पर स्थित है, या यहाँ से क्या चित्र प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार के आपके स्तूप से क्वेश्चन निकलते हैं। और जिस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं या जो क्वेश्चन आए हैं अब तक वो सभी मैंने अपनी वीडियो में शामिल किया है दोस्तों। आप बस ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें। तो अमरावती की खोज जो की है वो की है डॉक्टर कर्नल मैकेंजी ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दिपला दीने किसका प्राचीन नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिपला दीने किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन ए है सांची स्तूप, ऑप्शन बी है आपका सारनाथ स्तूप, ऑप्शन सी है आपका अमरावती स्तूप और ऑप्शन डी है आपका कार्ले गुफा। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका अमरावती स्तूप। अमरावती स्तूप का जो प्राचीन नाम है वो दिपला दीने है, जैसे हम धन्य कटक भी कहते हैं। धन्य कटक या दिपला दीने हमसे कहते हैं सांची स्तूप को। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सांची की कला किसके समान है? जो सांची स्तूप है उसके ऊपर जो कला की गई है वो किस कला के समान है? ऑप्शन ए है आपका अजंता के समान, ऑप्शन बी है आपका लोक कला के समान, ऑप्शन सी है आपका मूर्ति कला के समान और ऑप्शन डी है आपका या ये सभी। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी राइट होगा। सांची स्तूप के ऊपर जो कला की गई है वो लोक कला के समान है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तो सांची की जो कला है किसके समान है? तो आपकी लोक कला के समान है। लोक कलाएं वे कलाएं होती है जो हमारी परंपरागत पारिवारिक धरोहर के रूप में चलती आती है, उन्हें हम लोक कला कहते हैं। जैसे आप हमारी सांझी कला उदाहरण के लिए। ठीक है, बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किस स्तूप में आकृतियाँ गहरी खुदी हुई नहीं है? किस स्तूप में आकृतियाँ गहरी खुदी हुई नहीं है? ऑप्शन ए है आपका अमरावती स्तूप, ऑप्शन बी है आपका सांची स्तूप, ऑप्शन सी है आपका भरूच स्तूप और ऑप्शन डी है आपका नागार्जुन कोंडा। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, भरूच स्तूप में आकृतियाँ गहरी खुदी हुई नहीं है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। साथियों अगर आपको किसी भी टॉपिक की अच्छे से तैयारी करनी है, आपको उसको अच्छी से और बारीकी से कंप्लीटली पढ़ना होगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है या कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप केवल 10-5 क्वेश्चन पढ़ के ही सिलेक्शन लेंगे। अगर आपको किसी भी परीक्षा में अपना सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको बड़े अच्छे से हर एक टॉपिक की तैयारी करनी होगी और हर एक टॉपिक को जानना होगा, तभी आप अपना 148 सीटों में अपना स्थान बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई टीचर या कोई अदर साथी आपको ये बताए कि ये शॉर्टकट है और इससे आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी, ये एकदम गलत है। आपको अगर नौकरी चाहिए तो आपको हर एक टॉपिक के विषय में बारीकी से और डिटेल से पढ़ना होगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक को आप बड़ी ध्यानपूर्वक और बड़े अच्छे से पढ़ें। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्तूप में आकृतियाँ लंबी है तथा गहरी खुदी हुई है? पहला जो क्वेश्चन था आपका
किस स्तूप में आकृति गहरी खुदी हुई नहीं है। इसमें आपका भरोत राइट था, लेकिन जस्ट इसके विपरीत क्वेश्चन है आपका कि किस स्तूप में आकृति लंबी है और गहरी खुदी हुई है। तो इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, अमरावती। अमरावती की आकृति लंबी और तथा गहरी खुदी हुई है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अमरावती स्तूप में कैसे पत्थर का प्रयोग किया गया है या कैसा पत्थर लगा है। ऑप्शन ए है आपका लाल खादर पत्थर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी है आपका लाल बलुआ पत्थर है। ऑप्शन सी है आपका सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी है आपका लाल चुनार पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो ऑप्शन सी राइट होगा आपका। अमरावती स्तूप में जो पत्थर लगा है वो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, क्योंकि एकमात्र आपका स्तूप यही है जो पूर्णतः संगमरमर में बना हुआ है। आपका क्वेश्चन निकल जाता है कि किस स्तूप का निर्माण संगमरमर से हुआ है, तो आपका अमरावती का स्तूप है जो संगमरमर में बना है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कौन से स्तूप की वेदिका में अलंकरण नहीं है। ऑप्शन ए है आपका संकीसा। ऑप्शन बी है आपका सांची स्तूप। ऑप्शन सी है आपका भरूच स्तूप और ऑप्शन डी है आपका अमरावती स्तूप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका सांची स्तूप। कौन से स्तूप में वेदिका में अलंकरण नहीं है। अलंकरण नहीं है तो सांची के स्तूप की वेदिका पे कोई अलंकरण नहीं हुआ है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जस्ट इसके विपरीत है। लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 18 आपका, किस स्तूप की घंटा आकृति पर पूरे पर अलंकरण हुआ है। यहाँ क्या था आपका, कौन से स्तूप की वेदिका पे अलंकरण नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगला जो क्वेश्चन आपका ये कहता है कि किस स्तूप की घंटा आकृति पर पूरे पर अलंकरण हुआ है। ऑप्शन ए आपका सांची स्तूप। ऑप्शन बी है आपका अमरावती स्तूप। ऑप्शन डी है आपका सी है आपका भरूच स्तूप और डी है आपका ये सभी। तो साथियों, उसमें आपका राइट जवाब है अमरावती स्तूप। ठीक है, जो अमरावती स्तूप है इसकी जो पूरी घंटा आकृति है, मतलब कि जो इसका गुम्मट टाइप में जो घंटा आकृति है, उसके सारे ऊपर संगमरमर से बहुत सुंदर अलंकरण हुआ है और सांची स्तूप पर नहीं हुआ है। आप याद रखेंगे। और किस पर हुआ है, तो अमरावती पर हुआ है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सांची स्तूप को विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला। सांची स्तूप को विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला। ऑप्शन ए है आपका 1874। ऑप्शन बी है आपका 1889। ऑप्शन सी है आपका 1883 और ऑप्शन डी है आपका 1989। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 1989। 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर अर्थात यूनेस्को धरोहर या यूनेस्को संस्था में शामिल किया गया था। यूनेस्को संस्था, जो आपकी यूनेस्को संस्था है, इसकी जो स्थापना है 1946 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है और यहाँ इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस। ठीक है साथियों, 1946 में पेरिस फ्रांस में जो आपकी विश्व धरोहर यूनेस्को है, यूनेस्को की स्थापना हुई थी, आप याद रखेंगे। और इसमें जो आपका सांची स्तूप है 1989 में ये विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। ये जो आपकी यूनेस्को होती है, इसमें जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे आपका लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार आदि, इस तरह की इमारतों की टूट फूट का कार्य आपकी जो विश्व धरोहर है ये करती है, देख रेख का कार्य है। और जितनी भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर भारत की या अन्य देश की शामिल है, उन सभी के विषय में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है साथियों। आप जितनी भी मेरी वीडियो पड़ी है इनबॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है साथियों, फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों आपका, कलिंग किसका प्राचीन नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार यूपीटीजीटी में रिपीट हो चुका है। कलिंग किसका प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का, ऑप्शन बी भाजा का, ऑप्शन सी उड़ीसा का, ऑप्शन डी उदयगिरी गुफा का। तो साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी राइट है आपका। कलिंग जो प्राचीन नाम है वो उड़ीसा का है। उड़ीसा को हम कलिंग के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सांची स्तूप का कौन सा तोरण द्वार सबसे पहले बना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। जो सांची स्तूप है आपका, इसमें 4 तोरण द्वार बने हैं। कौन सा पहले बना था या कौन सा किस दिशा में है और कौन से तोरण द्वार पर कौन सा चित्रण है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं। तो सांची स्तूप का कौन सा तोरण द्वार सबसे पहले बना था। ऑप्शन ए है आपका उत्तरी तोरण, ऑप्शन बी है आपका पश्चिमी तोरण, ऑप्शन सी है आपका पूर्वी तोरण और ऑप्शन डी है आपका दक्षिणी तोरण। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सबसे पहले दक्षिणी तोरण द्वार का निर्माण किया गया था। सांची के 4 तोरण द्वारों में से सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो दक्षिणी तोरण द्वार का निर्माण किया गया था। और जो आपका पश्चिमी तोरण द्वार है, बार बार इससे एक क्वेश्चन निकलता है कि बुद्ध की अस्थियों के लिए सांची के कौन से तोरण द्वार पर युद्ध का दृश्य मिलता है। तो पश्चिमी तोरण द्वार पर युद्ध की अस्थियों के लिए युद्ध का दृश्य हमें देखने को मिलता है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मथुरा की अधिकांश मूर्तियाँ किस मुद्रा में है। ऑप्शन ए बैठी हुई, ऑप्शन बी लेटी हुई, ऑप्शन सी खड़ी हुई और ऑप्शन डी है आपका पद्मासन मुद्रा में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मथुरा की अधिकांश जो मूर्तियाँ हैं वो हमें खड़ी मुद्रा में प्राप्त हुई है, खड़ी मुद्रा में प्राप्त हुई है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, कुषाण काल में गांधार शैली की खोज किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आपका बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। कुषाण काल में गांधार शैली की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए कार्टिन महोदय, ऑप्शन बी राजा कनिष्ठ, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर लिथर और ऑप्शन डी है आपका सर जॉन मार्शल। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी राइट होगा। जो आपका कुषाण काल है, कुषाण काल में गांधार शैली की खोज डॉक्टर लिथर ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सबसे प्राचीन विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सबसे प्राचीन विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए गांधार से, ऑप्शन बी मथुरा से, ऑप्शन सी इलाहाबाद से और ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र से। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी मथुरा से। सबसे प्राचीन विष्णु की प्रतिमा मथुरा से प्राप्त हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी रिपीट होता रहता है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वह कौन सा शासक था जिसकी हत्या उसके सैनिकों ने की थी। ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी राजा कनिष्ठ और ऑप्शन डी है आपका अशोक। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका राजा कनिष्ठ। राजा कनिष्ठ की मृत्यु उसके ही सैनिकों द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सारनाथ म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। सारनाथ म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1931 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1874 में और ऑप्शन डी है आपका 1904 में। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी राइट है। सारनाथ म्यूजियम की स्थापना 1904 में हुई थी। और जो सारनाथ है आपका
सारनाथ का प्राचीन नाम आ जाता है साथियों कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है ऋषिपट्टनम। ऋषिपट्टनम, ऋषिपट्टनम के नाम से जानते हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपट्टनम, और इसे नेट की परीक्षा में मृगदाव भी कहते हैं। मृगदाव, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी हिरण की चित्रण कार्य शायद प्राप्त हुआ था, इसी कारण सारनाथ का मृगदाव भी नाम पड़ा था, और इसे मृगदाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सारनाथ म्यूजियम की स्थापना 1904 में, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, गांधार कला शैली मुख्यतः है। गांधार कला शैली मुख्यतः है। ऑप्शन ए चित्र शैली है, ऑप्शन बी सारनाथ शैली है, ऑप्शन सी मूर्ति शैली है, ऑप्शन डी है आपका ये सभी। तो साथियों जो गांधार शैली है आपकी, ये मुख्यतः मूर्ति शैली है। मूर्ति शैली, क्योंकि यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, दो क्षेत्र है आपके, एक तो गांधार और एक आपका मथुरा। गांधार और मथुरा कुषाण काल के दो केंद्र हैं आपके, गांधार और मथुरा। जो मथुरा है, मथुरा में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया था। मथुरा में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्ति का जो निर्माण हुआ है सबसे ज़्यादा, वो गांधार शैली में बना था। ठीक है, तो इसलिए जो गांधार शैली है इसमें मूर्ति कला के लिए जानी जाती है। सबसे पहले बुद्ध मूर्ति बनी मथुरा शैली में, लेकिन सबसे ज़्यादा गांधार में बनी, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन ए है आपका मौर्यों के द्वारा, ऑप्शन बी सातवाहन शासकों के द्वारा, ऑप्शन सी यूनानियों के द्वारा, और ऑप्शन डी है आपका गुप्त शासकों के द्वारा। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी राइट होगा। जो सर्वाधिक सोने के सिक्के का निर्माण या सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे वो गुप्त शासकों ने किए थे, और गुप्त काल अपने मंदिर निर्माण की दृष्टि से स्वर्ण युग कहलाता है। वैसे भी हर एक कला की दृष्टि से गुप्त काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, वर्षभ स्तंभ कहाँ से मिला था। वर्षभ स्तंभ कहाँ से मिला था। ऑप्शन ए है आपका वाराणसी से, ऑप्शन बी है आपका रामनगर से, ऑप्शन सी गया बिहार से, और ऑप्शन डी है आपका रामपुरवा से। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। वर्षभ स्तंभ रामपुरवा से प्राप्त हुआ था, और ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है जो बार बार रिपीट होता है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, उदयगिरी व खंडगिरी। उदयगिरी व खंडगिरी गुफा किस काल की है। ऑप्शन ए कुषाण काल की है, ऑप्शन बी गुप्त काल की है, ऑप्शन सी शुंग काल की है, और ऑप्शन डी है आपका मौर्य काल की है। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका शुंगकालीन है। शुंगकालीन है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा उड़ीसा के विदिशा से प्राप्त हुई थी। यह स्थित है उड़ीसा के विदिशा में स्थित है, विदिशा में, और ये शुंग काल से संबंध रखती है और जैन धर्म को जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन गुफाओं से टोटल जो गुफा प्राप्त हुई है, उदयगिरी जो है आपकी यहाँ से 19 प्लस खंडगिरी से 16, उदयगिरी से 19 और यहाँ से 16 गुफा मिली है। टोटल मिला के आपकी 35 गुफाएँ हैं ये दोनों, लेकिन अलग अलग पूछ ली जाए तो उदयगिरी में 19 गुफा है और खंडगिरी में आपकी 16 गुफाएँ, टोटल 35 गुफाएँ प्राप्त हुई हैं यहाँ से। और ये शुंग काल को जाती है, और किस जगह है ये, उड़ीसा में प्राप्त हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियाँ किस काल की बनी है या किस काल की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बार बार रिपीट होता है ये भी।
सांची की साल भंजी का यक्षी आकृतियाँ किस काल की बनी है? ऑप्शन ए आपका चंदेल काल की है। ऑप्शन बी आपका आंध्र सातवाहन काल की है। ऑप्शन सी आपका सिंधु काल की है और ऑप्शन डी आपका गुप्त काल की है। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका आंध्र सातवाहन काल की। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है बार बार। सांची की साल भंजिका का निर्माण किस काल में हुआ था या किस काल की देन है? तो आंध्र सातवाहन काल की देन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी है आपका जावा इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है आपका अफ़गानिस्तान। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जो है जावा इंडोनेशिया में स्थित है, आप याद रखेंगे, जिसका निर्माण केसरी शासकों ने करवाया था। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट होता है। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, भारत का वो जो क्वेश्चन गया है आपका पहले, ये तो था विश्व का सबसे बड़ा स्तूप, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप। लेकिन जो अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका सांची स्तूप, ऑप्शन बी है आपका केसरिया स्तूप, ऑप्शन सी है आपका अमरावती स्तूप और ऑप्शन डी है आपका पीपरवा स्तूप। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है ऑप्शन डी राइट होगा, पीपरवा। भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पीपरवा का है। इम्पोर्टेंट है, विश्व का सबसे प्राचीन स्तूप या स्तूप कौन सा है? जावा इंडोनेशिया है। और भारत का सबसे प्राचीन पीपरवा का है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सॉरी बड़ा था ये, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा इंडोनेशिया, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पीपरवा में है। और अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है या कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका पीपरवा, ऑप्शन बी है आपका केसरिया, ऑप्शन सी है आपका सांची स्तूप और ऑप्शन डी है आपका अमरावती स्तूप। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप है। देखिए लॉजिक की बात है, यहाँ क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे प्राचीन स्तूप क्या है? भारत का सबसे प्राचीन पैसे प्राचीन और पैसे पीपरवा। तो सबसे लॉजिक क्या है कि प्राचीन पीपरवा, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप पीपरवा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका ये हो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप, तो भारत का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो है आपका सबसे बड़ा स्तूप केसरिया। आप याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। बात की जाए विश्व का सबसे बड़ा तो जावा इंडोनेशिया, भारत का प्राचीन पीपरवा और सबसे बड़ा केसरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, सांची के स्तूप का आकार कैसा होता है? अभी पीछे ही मैंने डिटेल से स्तूप के विषय में जानकारी दी थी। सांची के स्तूप का जो आकार होता है, ऑप्शन ए है आपका गोलाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी अंडाकार और ऑप्शन डी है आपका अर्धवर्ताकार। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन डी राइट होगा आपका। सांची का स्तूप का जो आकार है वो अर्धवर्ताकार है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दिखाया गया है? मतलब कि भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में कहाँ दिखाया गया है? ऑप्शन ए आपका, मतलब कि किस जो भगवान बुद्ध के जो अवतार है या रूप है उनमें से कौन सी मुद्रा को दिखाया गया है? तो ऑप्शन ए आपका अमिताभ, ऑप्शन बी आपका अमोद सिद्धि, ऑप्शन सी आपका रतन संभव और ऑप्शन डी है आपका अक्षोभ्य मुद्रा। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी राइट होगा कि बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दिखाया गया है? तो अक्षोभ्य मुद्रा के द्वारा दिखाया गया है भूमि स्पर्श, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका,
स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बार बार ये भी रिपीट होता है। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका स्तूप का ऊपरी भाग, ऑप्शन बी है आपका स्तूप का द्वार का ऊपरी भाग, ऑप्शन सी है आपका छतरी का ऊपरी भाग, और ऑप्शन डी है आपका अंड का ऊपरी भाग। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी, अंड का ऊपरी भाग हर्मिका कहलाता है। हर्मिका, स्तूप के किस भाग को हम हर्मिका कहते हैं? तो अंड का ऊपरी भाग, अंड का ऊपरी भाग हर्मिका कहलाता है। ये अंड भाग ऐसा होता है गोलाकार, इसे हम अंड भाग कहते हैं। आकार जिसे हम अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। तो इस अंड भाग को हम, इसके जो ऊपर ऐसे कुछ करके बने होते हैं, उसे हम हर्मिका कहते हैं। किसी रोज़ डिटेल से फ़ोटो के साथ ही मैं बताऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन पर ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका साथियों। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सारनाथ संग्रहालय में। दोस्तों जो ये जो आपका रामपुरवा बुल कैपिटल है, जो रामपुर स्तंभ है आपका, उसके ऊपर जो वर्षभ बना हुआ था वो टूट के नीचे गिर गया था। तो वो जो वर्षभ है, जो बुल है, वो कहाँ संग्रहित है? ये क्वेश्चन इस तरह से किया गया है कि रामपुरवा बुल, जो रामपुरवा से जो स्तंभ मिला था उसके ऊपर एक वर्षभ बना हुआ था, वो टूट के नीचे गिर गया था, तो वो कहाँ संग्रहित है, ये कह रहा है आपसे। ठीक है, रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ स्थित है या कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन ए आपका सारनाथ संग्रहालय में, ऑप्शन बी है आपका कलकत्ता संग्रहालय में, ऑप्शन सी है आपका राष्ट्रपति भवन में, और ऑप्शन डी है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय में। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो रामपुरवा बुल है ये आपका राष्ट्रपति भवन में संग्रहित है। आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। मौर्य युगीन टेराकोटा मूर्ति, मौर्य युगीन टेराकोटा मूर्ति शिल्पों का सबसे समृद्ध संग्रह कहाँ है? मौर्य युगीन टेराकोटा मूर्ति शिल्पों का सबसे समृद्ध संग्रह कहाँ है? ऑप्शन ए है आपका सारनाथ संग्रहालय में, ऑप्शन बी है आपका कला भवन वाराणसी में, ऑप्शन सी है आपका पटना संग्रहालय में, और ऑप्शन डी है आपका ग्वालियर संग्रहालय मध्य प्रदेश में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन सी राइट है, पटना संग्रहालय में। मौर्य युगीन जो टेराकोटा मूर्ति शिल्प है ये सबसे ज़्यादा पटना संग्रहालय में संग्रहित है। आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। साथियों ये क्वेश्चन आप आज की वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन है। बाकी के जो 60 क्वेश्चन है वो कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, और फिर इसके बाद हम दूसरी सीरीज फिर स्थापत्य क्लासेस चलाएंगे जिसमें हम प्रमुख मंदिर से संबंधित क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। ठीक है, जिसमें आपकी स्थापत्य कला पूर्ण रूप से समाहित हो जाएगी। तो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार से है। गांधार मूर्ति शिल्पों का माध्यम है, गांधार मूर्ति शिल्पों का माध्यम है। ऑप्शन ए है आपका शिस्ट और जिप्सम, बी ऑप्शन है आपका शिस्ट व संगमरमर, ऑप्शन सी है आपका स्टैक और शिस्ट, और ऑप्शन डी है आपका स्टैक और कास्ट। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, स्टैक और कास्ट। ये आपका डीएसबी में क्वेश्चन आया था और उसमें उन्होंने ऑप्शन डी को राइट किया था। गांधार शैली शिल्पों का जो माध्यम है स्टैक और कास्ट है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्वेश्चन आपको किस तरह लग रहे हैं आप अपने कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। और दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र मेरे चैनल से जुड़ सके। तो दोस्तों आप कमेंट करके किसी प्रकार की कोई समस्या हो बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में और नए क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।